तो हेलो सबके सब कैसे हो। अभी स्टार्ट करते हैं हमारे पहले लेक्चर के साथ। तो भाइयों और बहनों, आज है हमारा पहला लेक्चर थोड़ा सा एनर्जी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहला लेक्चर है। लोग इंट्रोडक्शन वीडियो से स्टार्ट करते हैं, पर मुझे इंट्रोडक्शन वीडियो से स्टार्ट नहीं करना था, तो मैं सीधा सिलेबस के अंदर लेके जाना था मुझे। ठीक है, तो मैं सीधा सिलेबस के अंदर लेके जाने वाला है तुम्हारा तुम्हारा भैया। तो टेंशन नहीं लेनी भैया, भाई जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस और चेंजेस। अब ये जो चैप्टर है इससे बहुत लोग को डर लगता है, पर मैं क्या बोलता हूँ ये बहुत इजी चैप्टर है अगर तुम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसमें लोग रिएक्शंस को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, पर आज मैं तुमको एक भी रिएक्शन नहीं रटाने वाला। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें मैं रटाने वाला हूँ जैसे कलर्स वगैरह वगैरह, बट ठीक है उतना थोड़ा बहुत करना पड़ता है। पर एक भी रिएक्शन मैं रटाने नहीं वाला हूँ तुमको। सारे के सारे रिएक्शंस कैसे कैसे करने हैं वो मैं तुमको आज बताने वाला हूँ। तो ठीक है, डालते हैं सबसे पहले श्री का नाम डालते हैं बोर्ड पे, ताकि भगवान हमारे साथ रहे जब सिलेबस खत्म करे। और हम एम लगाते हैं कि हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें क्या 100% करेक्ट आंसर देंगे। केमिस्ट्री में एम है हमारा 100%। ठीक है, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स में करवाने वाला जो तुम्हारे फाइनल्स में आने वाले हैं, सारे के सारे जो भी बुक में है, जो भी आईसीएससी 9th के सिलेबस में सारे चैप्टर करवाएंगे। एम डाल दिया 100%। स्टार्ट करते हैं सीधा। अब केमिकल रिएक्शंस और चेंजेस रिएक्शंस से पे आने से पहले थोड़ा सा बेसिक करते हैं। चेंजेस क्या होते हैं भैया? केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? हमने सबने पढ़ा है केमिकल चेंजेस आर दोस चेंजेस जिसमें किसी सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन बदलता है कि नहीं? बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है धीरे धीरे, वार्म अप करेंगे। ठीक है, वार्म अप जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है? इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अब हर एक केमिकल चेंज को हम एक रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। हर एक केमिकल चेंज को हम एक रिएक्शन बोल सकते हैं। मतलब जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, नहीं फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं होता, फर्स्ट क्या होता है? रिएक्टेंट्स होते हैं। भैया क्या बोल रहे हो, गलत सिखा रहे हो? अरे ठीक है, फंबल हो जाता है मेरे से भी। तो जो तुम्हारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो पहले तुम्हारे पास था उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स बदलते हैं प्रोडक्ट्स में। अब रिएक्टेंट्स दो से ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है, ये भी एक हो सकता है, एक एक भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, एक एक भी हो सकते हैं। इसमें भी एक रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट भी एक है, चलता है। ये दो है, ये एक है, चलता है। देखेंगे आगे 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 अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस। तो हम जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तब हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंज को भी हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें से केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में बदलना। अब हम हर एक रिएक्शन को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सबको पता है केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। एक साइड पे रिएक्टेंट होते हैं, दूसरी साइड पे प्रोडक्ट, बीच में एक एरो होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा सबसे इजीएस्ट एग्जांपल ले लेंगे हम, H2 plus O2 gives H2O। ठीक है, ये भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंसिंग वगैरह वो पहले चैप्टर की बात होती है। यहाँ पे दो डालेंगे, यहाँ पे दो डालेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग पहले चैप्टर है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसका भी लेक्चर आ जाएगा, कोई टेंशन ना। ठीक है, पहले बेसिक देखेंगे। ये तुम्हारा एक नॉर्मल सा इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, किसी ने यहाँ पे कुछ नोटिस किया? ठीक है, यहाँ पे ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होती है, लिखा है ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। अब भैया ये मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स क्या है, आओ समझते हैं भैया। मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, वो आगे जाके तुमको हेल्प करेगा। ठीक है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक H2 का मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा? एक H का एटम और एक H का एटम, H2 सही बराबर है, और ये O2 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है? वाटर का फॉर्मूला कैसा होगा? H2O। तो मुझे क्या करना है? ये दो हाइड्रोजन के एटम्स है, उसके बीच में मुझे एक ऑक्सीजन का एटम डालना है। पर यहाँ पे जगह है? बिल्कुल नहीं। क्यों जगह नहीं? क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे एक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा? H और H में बॉन्ड नहीं बचेगा।
फिर मैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन उठा के डालूंगा, उसके लिए मुझे इससे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दूंगा। अब क्या ये वाटर बन गया? नहीं, हमको यहाँ पे बॉन्ड्स बनानी भी पड़ेगी। तो इसलिए बोलते हैं कि ऑल केमिकल रिएक्शंस हैव ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। बाबूराव का एक्सेंट कहां से? मेरे को मत पूछो, बट इट रिक्वायर्स मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, इतना समझे। अब मेरे को बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड थोड़ी बोलेगा अरे भैया बहुत 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 ज्यादा दिक्कत होती है, मैं खुद ही टूट जाता हूँ। ऐसे खुद नहीं होता, बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड खुद से नहीं टूटता। छोड़ो एग्जाम्पल नहीं देना चाहता। टूटा हुआ नहीं, बॉन्ड इज नॉट टूटा हुआ, बॉन्ड टूटा हुआ एहसास नहीं है, उसको तोड़ना पड़ता है। जो खुद से नहीं टूटता उसको तोड़ना पड़ता है। अब बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे? बॉन्ड को अगर मुझे तोड़ना है तो मुझे क्या लगेगी भैया? एनर्जी। तो हम क्या बोलेंगे? एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय while breaking bonds, absorbed। ठीक है, तो जब मैं बॉन्ड को तोड़ रहा हूं मुझे एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, है कि नहीं? एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। पर यहां पे मैंने क्या किया? बॉन्ड को मेक किया। अब जब बॉन्ड तुम मेक करोगे तो ये जो एनर्जी लगी थी वो बोलेगी अरे यार अब मैं क्या करूं? एनर्जी तुमने लगा दी, वो टूट गया, पर अभी थोड़ी एनर्जी अगर बच जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। जब बॉन्ड मेक होगा, अरे रिलीज का स्पेलिंग नहीं आता तेरे को? है रिलीज ऑफ एनर्जी। तो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी इज रिक्वायर्ड और बॉन्ड बनाने में एनर्जी इज रिलीज। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, ये समझ लो। एक बार तुम इसको समझ गए ना, बाकी का चैप्टर इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, मैं कुछ तोड़ रहा हूं और कुछ जोड़ रहा हूं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बात खत्म। तो यहां पे समझ गए? डेफिनेशंस वगैरह करवा दूं? केमिकल चेंज की डेफिनेशन है। ठीक है, केमिकल चेंज की बहुत अच्छी डेफिनेशन है, तुमको करवा देनी है। चलो आओ भैया करते हैं, डेफिनेशन करते हैं इसकी भी। ठीक है भैया, ये हो गई तुम्हारी डेफिनेशन किसकी? केमिकल चेंज की तुम्हारी डेफिनेशन हो गई। क्या बोलता है? अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। परमानेंट मतलब वो एक बार चेंज हो गया तो हो गया भैया, उसके रिवर्स नहीं हो सकता। पता है ना तुमको, हमने पढ़ा है केमिकल चेंज इज इररिवर्सिबल, इसलिए उसको परमानेंट कहा गया है। इन विच मैटर, मैटर मतलब क्या? जो भी तुम बना रहे हो, एवरीथिंग इज मैटर। मैटर जो है वो क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है किसमें? इनटू अ न्यू सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसमें? इनटू अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, बहुत दूसरी डेफिनेशन है, 2 सेकंड में लर्न हो जानी चाहिए। और फिर क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस 2 टाइप के होते हैं। कैसे टाइप के होते हैं? जब तुम चीज जोड़ते हो, ठीक है, केमिकल सिंथेसिस व्हेन देयर इज मेकिंग 2 सब्सटेंसेस से एक नया सब्सटेंस, या फिर केमिकल ब्रेकडाउन भी होता है। और इन केमिकल ब्रेकिंग और मेकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, बहुत सही बात है। अब सबने पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। बताओ बताओ कौन से 4 टाइप के होते हैं? केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं? केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं एक, पहला कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन होता है पहला वाला। दूसरा कौन सा होता है? डिकम्पोजिशन होता है। इतना तुमको नहीं पता तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ यार। ठीक है, ये एकदम 8वीं कक्षा में पढ़ाते हैं भाई ये सब अगर तुमको नहीं पता है तो बहुत पीटूंगा भाई। अभी तो मैं गुस्सा आ जाऊंगा, मेरे को तुमको इतना नहीं पता तो। जल्दी जल्दी नाम लेंगे। डिस्प्लेसमेंट और क्या है तुम्हारा? डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डी लिख देता वो भी मैं। ठीक है, आलसी थोड़ा मैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होते हैं कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हर एक टाइप के रिएक्शन को कैसे तुमको करना है उसका मैं तुमको भी समझाने वाला हूँ। हर एक रिएक्शन कैसे समझना है उसका फील आज मैं तुमको दिलाऊंगा। ऐसा फील तुमने कभी लाइफ में नहीं किया होगा जैसा फील मैं तुमको करवाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबको पता होगा, A + B गिव्स C।
सब लोग रट के आ जाते हैं कि A प्लस बी गिव्स C, सबको पता है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे दो रिएक्टेंट या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट कितना होगा, एक ही होगा। प्रोडक्ट एक ही होगा। रिएक्टेंट्स तुमको जितने लगाने हैं लगा दो, पर प्रोडक्ट एक ही होगा। ठीक है, प्रोडक्ट एक ही होगा। अब इसमें क्या होगा, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मिक्सअप हो जाएंगे और एक कंपोनेंट बनेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तुमको अगर देना चाहूँ तो वही जो मैंने तुमको दिया था H2 + H2O वाला इजी रिएक्शन जो मैंने तुमको दिया था। चलो नया रिएक्शन लेंगे, नया अच्छा सा रिएक्शन कौन सा रहेगा, 2Cu + O2 gives 2CuO। तो हमने, हमारे पास एक Cu था, हमारे पास O2 था, हमने दोनों को कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाया। तो देखा कितने रिएक्टेंट्स थे, दो। प्रोडक्ट कितना, एक ही, ऑलवेज एक ही होगा, ये दो से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पर इससे ज्यादा इजी रिएक्शंस हो नहीं सकते। ठीक है, इसके लिए कुछ सिंपल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ तुमको। अगर तुमको बोले एक मेटल है, मैंने एक मेटल लिया, मेटल पता है ना सबको, मेटल पता है ना तुमको, डराओ मत भाई मेटल पता है ना, डराओ मत। अगर मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो बताओ प्रोडक्ट में क्या आएगा, मेटालिक ऑक्साइड आएगा। भैया क्या बात कर रहे हो तुम, हमको इतना पता है भैया। अरे तुमको पता है तो यूज क्यों नहीं करते हो। अगर मैम ने बोला है तुमको कि K+O2 करके बताओ मेरे को, तो तुम क्या करोगे, KO2 मत करके आना। ठीक है, इसके लिए सिंपल टेक्निक है, सबको पता है। अगर तुमको किधर का फॉर्मूला नहीं पता, मेटल लेने का और ऑक्सीजन ऑक्साइड लेने का, मेटालिक ऑक्साइड, इसका क्या होता है +1 -2, क्रिस क्रॉस करके पता लगा लो। अगर नहीं पता है तो इसका क्रिस क्रॉस करके क्या हो जाएगा, K2O। बैलेंस है, बिल्कुल नहीं है, ये 4 होगा, ये 2 होगा। बैलेंसिंग का टेक्निक भी मैं बताऊंगा जब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग आ जाएंगे। ये इतना बेसिक है, इसलिए मैं वो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ा है पहले, ये ज्यादा पहले पढ़ा है मैंने, क्योंकि इतना तो बेसिक है भाई। तुमको क्रिस क्रॉस मेथड आना चाहिए, तुमको बैलेंसिंग आनी चाहिए, बेसिक बैलेंसिंग आनी चाहिए, वरना बैलेंसिंग का भी एक और खतरनाक मेथड है मेरे पास, बताऊंगा तुमको जब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर हम करेंगे। ठीक है, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन ले लो और मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मूला निकाल लेना। ठीक है, तुमको इसके प्रोडक्ट्स गेस करने हो जाएंगे। अरे भाई सर इजी क्या बोल रहे हो सर, सर भी नहीं भैया बोल रहे यार, सर क्यों, प्रोडक्ट्स गेस हो जाएंगे। अरे वाह ठीक है, चलो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, नहीं सर, चलो थोड़े एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है, अभी मैंने वही दिया था C2CO, नया एग्जांपल लेंगे। कौन सा एग्जांपल लेंगे, 2Hg + O2, 2Hg + O2 क्या देगा तुमको, 2HgO। कैसे, Hg का क्या होता है, +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, Hg, तो तुमको क्या मिलेगा, HgO मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये जो HgO होता है, इसका एक कलर होता है जो इसका कलर बताएगा, मैं उसको कुछ नहीं दूंगा ऑरेंज कलर होता है इसका। ठीक है, मैं कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, सिल्वर का, इसका कलर क्या है, सिल्वर होता है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सिल्वर कलर होता है इसका, सिल्वरी कलर होता है Hg का। ठीक है, फॉर्मूला याद है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मूला खुद बना लेना। अब उसी प्रकार अगर मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटालिक ऑक्साइड देगा तो हम लोग एक और बहुत बात बता सकते हैं कि नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन भी तुमको नॉन मेटालिक ऑक्साइड देगा। सही बात बोल रहे हो भैया, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन तुमको क्या देगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड देगा। तो अगर तुमको नॉन मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन करने बोले तो तुमको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, पहले मैं तुमको सारे फॉर्मूला बता दूं। ठीक है, चलो फॉर्मूला बता देता हूँ तुमको। मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटालिक ऑक्साइड, इतना दिमाग खुद लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे पास आता है एलिमेंट। और अगर क्लोरीन दिया है तुमको, कोई भी एलिमेंट हो दुनिया में, उसको तुमको अगर बोला है प्लस क्लोरीन, क्लोरीन दिख जाए तुमको समझ जाना है क्लोराइड। हमको क्या चाहिए, क्लोराइड चाहिए भैया, तो हमें क्या मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा उसका। ठीक है, उसका क्लोराइड हमको मिलेगा। अगर तुम एलिमेंट है तुम्हारे पास, मैम ने बोला क्वेश्चन पेपर में आ गया तुमको कि क्लोरीन के साथ इस एलिमेंट, किसी एलिमेंट का रिएक्शन दिखा दो, उस एलिमेंट का क्लोराइड करके आ जाना। कोई भी एलिमेंट दिया है तुमको, बोलो
Fe+2 Fe2+, और बोला तुमको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके आ जाओ, क्या करोगे तुम Cl-1 क्रिस क्रॉस, क्या हो जाएगा ये FeCl2, हो गया रिएक्शन। सिंपल चीज है भाई, ये सब तो आ जाना चाहिए तुमको, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इजी होता है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बोलेंगे ये एलिमेंट प्लस सल्फर क्या देगा तुमको, सल्फेट देगा तुमको। सल्फेट में क्या होता है, सल्फेट इज SO4, ऑक्सीजन दिख रहा है तुमको कहीं, एलिमेंट है और सल्फर है, SO4 कहां से आएगा, तो तुमको क्या मिलेगा, सल्फाइड मिलेगा, क्योंकि सल्फाइड में क्या होता है, सल्फाइड में सल्फर होता है, सिर्फ सल्फाइड में सल्फर होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, नहीं होता है, उसमें सिर्फ सल्फर होता है, इसलिए एलिमेंट प्लस सल्फर तुमको सल्फाइड देगा। जैसे मैंने क्लोराइड का एग्जांपल दिया, वैसे सल्फाइड का एग्जांपल दूं, नहीं दूंगा मैं, तो ना खुद कर लो ठीक है, फैंटास्टिक, ठीक है, सल्फाइड समझ गया, इजी वाली चीजें समझा रहा हूं, आए हाय बोर्ड जल्दी आ गया। नेक्स्ट, अगर तुमको नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने बोले, थोड़ा सा मोनोटोनस, तुमको ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, ठीक है। नाइट्राइड, नाइट्राइड, अब तुम्हारा एक और खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है भैया, अब आएंगे हम लोग लोअर ऑक्साइड और हायर ऑक्साइड की बात करने, ठीक है। ये पहले नोट डाउन कर लो तुम लोग, सबके सब पता है मुझे, नोटबुक लेके बैठो, ये सब नोट डाउन कर लो कि मेटल होगा, ऑक्सीजन होगा, मेटालिक ऑक्साइड, ये फॉर्मूलाज है बेसिकली। जैसे तुम मैथ्स में आइडेंटिटीज लगाते हो, वैसे ही केमिस्ट्री में ये लगा देना, ठीक है। इसको अभी मिटा दूं, हम मिटाएंगे नहीं, हम मिटाते हैं, ठीक है हम मिटाते हैं चीजें, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। ये पार्ट जिन जिन लोगों ने स्किप किया है, ठीक है, सही बात है, स्किप भी कर दो तो भी चलेगा, पर अभी लोअर ऑक्साइड हायर ऑक्साइड की बात है, इसको स्किप मत करो। अब कुछ कुछ एलिमेंट्स में एक वेरिएबल वैलेंसी होती है, ठीक है, सबको पता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स में हमारी वेरिएबल वैलेंसी शो होती है। अरे भाई मेरे नोट्स सीधे नहीं दे रहे, मैं नोट्स के बिना, अरे नोट्स के बिना कैसे पढ़ाऊंगा भाई। जैसे कार्बन के दो पता है तुमको ऑक्साइड होता है, CO भी होता है और CO2 भी होता है, NO भी होता है, NO2 भी होता है, होता है नहीं होता है, होता है, सही बात है। SO2 होता है, SO3 होता है ना, SO2 होता है तो SO3 भी होता है। तो अभी जिसमें ऑक्सीजन कम है, देख सकते हो ये साइड पे ऑक्सीजन क्या है, कम ऑक्सीजन है, देयर इज लेस ऑक्सीजन कंपैरेटिवली, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक लोअर ऑक्साइड बोलेंगे हम इसको, ये हो जाता है तुम्हारा लोअर ऑक्साइड। और इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली बात करेंगे, ठीक है, कंपैरेटिवली बात करेंगे। तुम बोलोगे इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये भी लोअर हो जाएगा, अरे बिल्कुल नहीं, ये क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसे मत करो यार, कंपैरेटिवली बात करनी है हमको, कंपैरेटिवली बात करनी है हमको। इसमें ऑक्सीजन हायर है कंपैरेटिवली, तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हम हायर ऑक्साइड। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन कम हो उसको हम बोलेंगे लोअर ऑक्साइड, और इसमें ज्यादा हो उसको हायर ऑक्साइड बोल देंगे भैया। अब अगर मुझे लोअर टू हायर ऑक्साइड बनवाना है तो मैं क्या करूंगा, +O2 करूंगा, अरे भैया बिल्कुल करोगे +O2। अगर मुझे एक कम ऑक्सीजन है उसमें, तो मैं उसमें ऑक्सीजन डाल दूंगा, ऑक्सीजन फ्रीली होता है, नहीं तो O2 करना ही पड़ेगा। पर अगर O2 करना है तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस कैसे करेंगे, अरे भाई साहब इजी तो है, इतना इधर 2 लगा दिया, इधर 2 लगा दिया, हो गया भाई तुम्हारा काम बैलेंस। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, उधर दिमाग बैलेंस कर लेना खुद से, ठीक है बैलेंस कर लो खुद से, ठीक है। इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं तुम लोग से कि तुम इतना खुद बैलेंस कर लोगे। लोअर ऑक्साइड हायर ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसका एक और फॉर्मूला मैं दे देता हूँ। तुमने कितने लिखे हैं, 1 2 3 4, मैंने कितने 5 फॉर्मूलाज दे दिए थे लास्ट टाइम, अब एक और फॉर्मूला लिख लो, लोअर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अगर तुमको रिएक्शन लिखने बोले उसका हायर ऑक्साइड लिख के आ जाना, अभी तुमको याद करना पड़ेगा इतना कि हायर ऑक्साइड कौन सा है और लोअर ऑक्साइड कौन सा है, ठीक है। हायर ऑक्साइड और लोअर ऑक्साइड तुमको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक और बॉक्स में बना देता हूँ फॉर्मूला तुम्हारा, इसको लिख लो, टीपो इसको, लिख लो इसको, ठीक है। लिख लिया इसको, सही बात है। नोट्स में सारे फॉर्मूला लिखते रहो भाई, जिस नोट्स में सारे फॉर्मूला लिखते रहो भाई। नोट्स नहीं है तुम्हारे पास, नहीं लिख पाए तुम टाइम पे, नीचे नोट्स है, डाउनलोड कर लेना। अब बात आती है हमारी
एल्कली और एसिड की, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी खतरनाक है। बेसिस और एसिड्स की बात करेंगे हम अभी। क्या करेंगे? बेसिस की। पहले हम आ जाते हैं बेसिस पे। बेसिस पे आ जाते हैं। अब बेसिस तुमको क्या सिखाया, अभी ध्यान दो, ठीक है, अभी अभी ध्यान देना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टार मार्क लगा देंगे। अब बेसिस तुमको क्या सिखाया है सर? हमको भैया हमको तो सिखाया रेड लिटमस टू ब्लू, उसको हम बेस बोलते हैं। अरे इसको बेस थोड़ी बोलते हैं, ये बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। पर क्या ये बेस का मेन डेफिनेशन है? बिल्कुल नहीं। अगर हमको सिर्फ लिटमस रेड ब्लू लाल नीला करना होता तो हम बेसिस और एसिड्स इतनी बड़ी कैटेगरीज क्यों डिवाइड करते हैं? कुछ तो सिग्निफिकेंस होना चाहिए ना उसका लिटमस पेपर पे इफेक्ट छोड़ के। सही बात है भैया, सही बात है। अब बेसिस का एक डेफिनेशन है, वो सबने पढ़ा होगा पर समझा किसी ने नहीं होगा वो। पर आज मैं हूं तो समझेंगे डेफिनेशंस, ठीक है। बेसिस का एक सिंपल डेफिनेशन होता है, प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आयंस अदर देन एच आयंस। पॉजिटिव आयंस अदर देन एच आयंस, ये सबने पढ़ा होगा। एंड ऑल्सो ये भी तुमको हो सकता है, और नेगेटिव आयंस में सिर्फ O या फिर OH होगा, ऐसा भी तुमको पढ़ाया जा सकता है। नेगेटिव आयंस ओनली O और OH, ये होता है तुम्हारा बेसिस का डेफिनेशन। बेसिकली इसमें हमको क्या समझ आ रहा है कि जो पॉजिटिव आयन होगा वो H से अलग होगा और नेगेटिव आयन O या OH होगा। इतना तो हमको भी समझ गया भैया, डेफिनेशन से फील दिला टॉपिक का फील। अच्छा चलो तुम एक बेस बता दो मुझे, सबसे क्लियर, सबसे अच्छा बेस तुमको जो आता है मुंह में सबसे पहले क्या आता है? अरे भैया NaOH। अरे वाह, बेस एकदम बेसिक बेस है हमारा। हाँ ठीक है, चलो बेस की बात करते हैं। ये एक बेस है। अब इसमें पॉजिटिव आयन कौन सा है? पॉजिटिव आयन क्या होता है? अरे क्रिस क्रॉस मेथड भूल गए तुम। Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, इसका रिएक्शन करवा रहे हो तुम। तो इसमें पॉजिटिव आयन कौन सा है? Na है तुम्हारा पॉजिटिव आयन। इज इट अदर देन H आयंस? हाँ भैया, H आयन नहीं है, ओनली O या फिर OH आयंस का यहाँ पे O या फिर OH आयन है। हाँ, इसलिए ये बेस है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयंस H नहीं है और नेगेटिव आयंस O या फिर OH है, इसलिए ये बेस है। लिटमस पेपर का कोई खेल नहीं है यहाँ पे, खेल किसका है? आयंस का खेल है। तुमको आयंस समझने पड़ेंगे, तुम समझ रहे हो? आयंस का खेल है सारा। एक और बेस का नाम लेंगे, एक और कौन सा अच्छा बेस लो। अरे बेस 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 कौन सा होता है तुम बताओ? K2O लेंगे। पॉजिटिव क्या है इसमें? K है, K पॉजिटिव O नेगेटिव, K पॉजिटिव O नेगेटिव। क्या इसमें H आयंस पॉजिटिव है? नहीं है, इसका मतलब अरे वाह O। तो क्या ये बेस हो गया? हाँ भैया बेस हो गया। तो बेसिस बेसिकली क्या होते हैं जिसमें H आगे ना लगा हो और O या फिर OH एंड पे लगा हो, उसको हम बेस बोलेंगे। अरे वाह भैया, ये क्या कॉन्सेप्ट समझाया है आपने, हमारे तो होश ही उड़ गए। ठीक है, इसको हम बेस बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बेस बोलेंगे। अभी बेस जो है हमने देखा कि उसमें पॉजिटिव आयंस H नहीं होगा, और हाइड्रोजन को छोड़ के पॉजिटिव कौन से बचते हैं? मेटल्स होते हैं पॉजिटिव। हाँ भैया मेटल्स पॉजिटिव होते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेटल्स के हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड को ही हम बेस कहते हैं? कि जो जितने भी बेसेस है वो या तो मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा या फिर मेटल का ऑक्साइड होगा। अरे वाह, तो जितने भी तुम्हारे मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों? आज तुमको समझ आ गया। अगर किसी टीचर ने ये तुमको कॉन्सेप्ट समझाया, मुझे उस टीचर को सैल्यूट है। अगर नहीं समझा तो आज तुम समझ गए हो कि H आयंस पॉजिटिव आयंस अदर देन H आयंस एंड नेगेटिव आयंस ओनली O एंड OH आयंस। अरे वाह, फैंटास्टिक। अब हम बढ़ते हैं बेसिस से, हम लोग बढ़ते हैं एसिड्स पर। बेसिस और एसिड्स होते हैं ना दोनों।
तो हम लोग बात करते हैं एसिड्स की। अभी हम आ जाते हैं एसिड्स पे। अब एसिड्स होंगे बेसिस के बिल्कुल उल्टे। दे हैव ओनली पॉजिटिव एच आयंस, ओनली एच पॉजिटिव आयंस, और नेगेटिव में O और OH नहीं होगा। ठीक, इसके कंडीशन है बाद में देखेंगे, इसके कंडीशन है वो बाद में। पहले फील लेंगे, एक एसिड दो HCl लेंगे। इसमें पॉजिटिव क्या है तुम्हारा, H पॉजिटिव है, Cl क्या पॉजिटिव H है, अरे वाह, और क्या नेगेटिव में O या OH है, बिल्कुल नहीं है। तो O और OH जब नेगेटिव में ना हो और पॉजिटिव में H हो तब हम उसको एसिड कह सकते हैं। दूसरा ले लेते हैं H2CO3, पॉजिटिव में H है, नेगेटिव में OH नहीं है, ये वो नहीं देखना है, ठीक है, पूरा अनायन देखना है। पूरा अनायन तुम्हारा ये होता है, ये नेगेटिव है, ये O नहीं, ये ऑक्साइड नहीं है और ना ही ये हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बोनेट है, यहाँ पे ऑक्सीजन चलता है, और ये पॉजिटिव हो गया तुम्हारा H। तो क्या ये एसिड है? हाँ भैया एसिड है। अब कुछ महान बच्चे होंगे, उन महान बच्चों को एक डाउट आया होगा कि अगर नेगेटिव में O या OH नहीं हो सकता तो CO2 ने एसिडिक गैस कैसे है, ये समझाओ हमको। अरे भाई मेरे मूर्ख बालक, समझ, अभी CO2 जो है उसमें पॉजिटिव आयन ना तो H है और ना ही उसमें नेगेटिव आयन O है। तो उस लॉजिक से क्या ये बेस हो गया? बेस तो नहीं हो गया, क्योंकि पॉजिटिव आयन तो नहीं, कार्बन पॉजिटिव नहीं है, कार्बन नेगेटिव ही है। पर इसको एसिड क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसको अगर हम लोग मिला दे, मतलब सॉल्युबल है, CO2 इज सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल, पढ़ा होगा। अगर हम इसको मिला दे पानी में तो हमको क्या मिलता है? कार्बोनिक एसिड मिलता है हमको भैया। ओ, तो इसमें क्या कमी है? पानी की कमी है। ये एसिड नहीं है क्योंकि इसमें पानी की कमी है, और तुम पानी डालोगे तो ये एसिड में बन जाएगा। ये बेस इसलिए नहीं क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड नहीं है ना, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो इसमें क्या नहीं है? पानी नहीं है। तो जब भी पानी नहीं होता है हम उसको क्या बोलते हैं? अनहाइड्रस बोलते हैं, उसको अनहाइड्रस बोलते हैं, बराबर। तो अभी मैं अनहाइड्राइड लिख दूं इसको 2 मिनट के लिए, और ये क्या है? ये एसिड है, ये एसिड है, तो यहां पे मैं एसिड लिख देता हूं। तो एसिड को जब अनहाइड्रस बनाओगे, मतलब उससे तुम पानी माइनस करोगे, अनहाइड्रस से पानी माइनस करोगे तो तुमको CO2 मिलेगा। अनहाइड्रस माइनस H2O, यू गेट CO2। तो जब तुम एसिड को अनहाइड्रेट करोगे तो तुमको जो मिलेगा उसको हम बोलते हैं एसिड अनहाइड्रेट, जो कि है हमारा CO2। तो हमारा CO2 क्या बन जाता है? एसिड अनहाइड्राइड बन जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कंडीशन जो है ये अप्लाई तो होता है कभी कभी, इट इज कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इसके लिए मैं एक और सिंपल ट्रिक देता हूं कि तो जो तुम्हारे नॉन मेटल्स है उसके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स वो तुम्हारे एसिड्स में कंसीडर होंगे। हमने बोला है कि नेगेटिव आयंस O या फिर OH नहीं हो सकते, पर क्योंकि वो एसिड अनहाइड्राइड है इसलिए हम उनको एसिड्स के अंडर ही मोटा मोटा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, उनको मोटा मोटा एसिड के अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अभी समझिए बेस क्या होंगे? मेटल्स के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स, और एसिड्स क्या होंगे? नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, या फिर सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन ओनली H पॉजिटिव एंड अदर देन O नेगेटिव और OH नेगेटिव, और बेसिस का क्या हो जाएगा? अदर देन H पॉजिटिव एंड ओनली O नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, एसिड अनहाइड्रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? कि पानी निकालो एसिड से, तुमको एसिड अनहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, अब ऐसी एक और चीज होती है कि तुम इसमें पानी मिलाओगे एसिड बनेगा, ठीक है, पर अगर मैं बेस में पानी मिलाऊं तो क्या होगा? मेरे पास बेस है, उसमें अगर मैं पानी मिलाऊं, मेरे पास है एक बेस है, मेरे पास बेस है Na2+
बेबी को बेस पसंद नहीं नहीं, H2O है, मैंने उसमें पानी मिला दिया, मुझे मिलता है NaOH। ठीक है, अब ये NaOH क्या है? अगर हम एसिड में से, अगर हम एसिड अनहाइड्रेट में पानी डालें तो हमको एसिड मिलेगा, तो बेस में पानी डाल के हमको क्या मिलता है? इसको हम बोलते हैं बेटा एल्कली। एल्कली, तो एल्कली क्या होते हैं? तुम जब एक बेस में पानी डालोगे तो तुमको एक एल्कली मिलेगा। अब ये एल्कली क्या खुद एक बेस है? हाँ बिल्कुल बेस है, ये भी बेस है, क्योंकि नहीं बेबी को बेस पसंद है, जो उसमें को मारने नहीं पर आ रहे दिमाग में। ठीक है, ये भी एक बेस है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑल एल्कलीज आर बेसेस। ऑल एल्कलीज आर बेसेस, क्योंकि तुम बेस में पानी मिलाओगे तो तुमको सिर्फ O का OH हो जाएगा ना, और OH तो चलता है, तो वो भी बेस है, वो भी बेस है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसेस। पर क्या हम बोल सकते हैं ऑल बेसेस आर एल्कली? नहीं, इसमें पानी है ही नहीं, देयर इज नो H2O, तो हम इसको बेस को एल्कली नहीं बोलेंगे, पर ये बेस है। सो ऑल एल्कलीज आर बेसेस, पर सब बेसेस एल्कली नहीं होते हैं। ठीक है, इतना सीरियस क्लियर बात है। अभी तुम देख लो कि तुम बोलोगे अरे वाह CuO, उसमें मैं पानी मिला के हमको CuOH बनाने का है, हमको CuOH, आज ब्लू में पानी पानी CuOH होल ट्वाइस, तो क्या ये एल्कली? हाँ सर, हमारे हिसाब से एल्कली नहीं। अरे एल्कली नहीं, क्या फुद्दुगिरी कर रहे हो तुम? एल्कलीज जो है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, एल्कलीज जो है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। 5 एल्कलीज होते हैं तुम्हारे पास मुश्किल से, और वो कौन से? वो सिर्फ 5 नहीं होते हैं। अभी पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी बात कर लो, ठीक है? पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा पढ़ के आ जाना नीचे। तो पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल थोड़ा जिसको समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर खत्म करके यहाँ पे आओ। ठीक है, तुम्हारे पास 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 होता है और ग्रुप 2 होता है। इन ग्रुप में जितने भी मेटल होते हैं उसका हाइड्रोक्साइड को ही हम एल्कली बोलते हैं, क्योंकि उनको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स। क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स एल्कलीज फॉर्म करते हैं, बाकी लोग एल्कलीज फॉर्म नहीं करते। तुम कितना भी कोशिश करो, उसका एल्कली नहीं माना जाएगा। CuO बेस है, पर CuOH होल ट्वाइस एल्कली नहीं है, क्योंकि वो ग्रुप 1 और 2 में नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई बेसेस और एसिड्स में। ठीक, थोड़ा सा शायद ये सिलेबस का पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये तुमको कॉन्सेप्ट समझाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अभी हम एक और फॉर्मूला देते हो, कम दिख रहा था ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे ही हम अभी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एक और फॉर्मूला दूं कि तुम अगर, अरे मैंने पहले नहीं बोला कि अगर मैंने बोला मेटल ऑक्साइड में अगर मैं पानी मिला दूं तो हमने क्या बोला था? एल्कली, एल्कली बोला था हमने। और अगर मैं एसिड, मेटल एल्कली क्या होता है? मेटल एल्कली इज बेसिकली, मेटल ऑक्साइड इज बेसिकली बेस, और नॉन मेटल का ऑक्साइड लूं मैं अगर, हाँ नॉन मेटल का ऑक्साइड लूं मैं, अगर मैं नॉन मेटल का ऑक्साइड लूं तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिकली अनहाइड्रेट होता है। एसिड, एसिड अनहाइड्रेट हम उसको मानते हैं। और मैंने बोला एसिड अनहाइड्रेट में तुम अगर H2O डालोगे तुमको क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये और 2 मैंने फॉर्मूला दे दिए हैं। तो कौन से 2 फार्मूलाज की हम बात करेंगे? मेटल ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एलिमेंट प्लस क्लोराइड, क्लोरीन गिव्स क्लोराइड, एलिमेंट प्लस सल्फर सल्फाइड, एलिमेंट प्लस नाइट्रोजन नाइट्राइड। लोअर ऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन में डालोगे तो तुमको क्या मिलेगा? हायर ऑक्साइड मिलेगा। सॉलिड, अगर तुम मेटल ऑक्साइड को पानी डालोगे तो एल्कली मिलेगा, और नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी दोगे तो एसिड मिलेगा। क्या तुमको बात समझ आ रही है और कॉन्सेप्ट चमक रहा है? बिल्कुल चमक रहा होगा। ये सारे फॉर्मूलाज जो है तुम्हारे आइडेंटिटी जैसे काम कर रहे हैं। अगर तुमको ये फॉर्मूलाज याद होगा, जो कि बिल्कुल भी टफ नहीं है याद करने को, तो तुम्हारा कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्रैक हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा ब्रेक लेके आ गया हूं मैं। इतना सब आधा घंटा चिल्लाया मैंने अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं दूसरे टाइप के रिएक्शन में। ठीक है, तुमको लग रहा है अगर मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है क्योंकि लेक्चर थोड़ा हो गया है, आधे घंटे का हो गया और मैंने सिर्फ एक ही टाइप का रिएक्शन कवर किया है,
तो आधे घंटे में एक रिएक्शन, तो क्या सोचो 2 घंटे का लेक्चर आया है, कितना देखोगे तुम बेचारे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाइयों बहनों, कितना देखोगे तुम। इसलिए 2x स्पीड पे चला था, पर अगर समझ नहीं आया तो फिर मेरी फॉल्ट नहीं है, ठीक है। 2x स्पीड पे समझ नहीं आया तो मेरा गलती नहीं है, बट ट्राई कर लो एक बार 2x स्पीड पे करके, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा होता है तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तुमने A+B लिखा था, इसमें हम क्या लिखेंगे? C gives A+B, या फिर जितना भी A+B+C+D+E, यहाँ पे प्रोडक्ट्स कितने भी हो सकते हैं, पर रिएक्टेंट कितना होगा? एक होगा भैया, रिएक्टेंट एक होगा भैया तुम्हारा। ये समझ आ गया? ये समझ आ गया? अरे ये तो चुल्लू भर पानी की बात है। आप कॉन्सेप्ट समझाओ भैया, कॉन्सेप्ट समझाओ आप, कि हम गेस कैसे करें रिएक्शन को। अरे गेस करना है तुमको, सिर्फ तुक्केबाजी करनी है। तुक्केबाजी नहीं, 100% रियल बात कर, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरा पेन गिरा दिया मैंने, और मैंने मेरी फ्लोर नीली नीली कर दी है पूरी। हाय हाय, चल रहा है ना? चल रहा है, चलो चल रहा है तो चल रहा है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जहां तक गेस करने की बात आती है, उसके लिए तुमको एक चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, तुमको आनी चाहिए मेटल एक्टिविटी सीरीज। मेटल एक्टिविटी सीरीज क्यों सिखा रहे हो भैया? वो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। रुक मूर्ख बालक, मेरे पे भरोसा रख। तो हमको क्या करनी है? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो हम क्या करेंगे कि Na, ठीक है, ये होती है तुम्हारी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी ऐसे ऊपर, ठीक है। इतना इतना सबको पता होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। होती क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? सारे जो मेटल्स है उसको अरेंज कर देते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, या फिर कितना एक्टिव है वो, कितना रिएक्टिव है वो, कितना ज्यादा रिएक्शन करेगा वो दूसरे चीजों के साथ, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब इसको याद करने का इजी तरीका सबको पता है। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्यों है सिल्वर प्लेटेड ऑडी। अगर तुमको याद हो रहा है इस मेथड से तो कर लेना, बहुत मेथड्स है रिएक्टिविटी सीरीज को याद करके। यूट्यूब शॉर्ट्स पे स्क्रॉल करते करते सर्च कर लेना, कोई भी मेथड से याद कर लेना। अब यहाँ पे मैं थोड़े से डिविजन्स बनाने वाला हूँ मेरे हिसाब से। ये तुमने मैम को जाकर बोला तो मैम तुम्हारे कार्ड करके मारेगी, होपफुली ना मारे, पर मेरे हिसाब से कार्ड करके मारेगी। पर मैं मेरे हिसाब से कुछ डिविजन बना रहा हूँ, ठीक है। हम थोड़ी सी पार्शियलिटी करेंगे, ठीक है, चलता है। थोड़ी सी पार्शियलिटी करेंगे हम लोग अभी, ठीक है, थोड़ी सी, हाँ अभी पार्शियलिटी। अरे नहीं, सी ऊपर है ना, सी ऊपर है। तो मैंने डिवाइड कर दिए हैं सारे मेटल ऑक्साइड्स को। हम ये जो दो है इनको हम बोलते हैं हायर ऑक्साइड्स, ठीक है। मैं इनको नहीं, हायर नहीं, हम इनको बोलते हैं हायर मेटल्स। ऑक्साइड्स कहाँ आ गया भाई? मेटल्स, हायर मेटल्स। हायर ऑक्साइड्स अलग होते हैं, हायर ऑक्साइड बहुत अलग होते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं मिड मेटल। मैं बोलता हूँ मिड मेटल, कोई नहीं बोलता, सिर्फ मैं बोलता हूँ। इनको हम बोलते हैं मिड मेटल, इनको बोलते हैं लोअर मेटल। अब हमने जो है कर दिया है ग्रुपिंग, अलग अलग कास्ट सिस्टम मैंने कास्ट कर दिए, ठीक है। हायर क्लास, मिड क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट दिखाने में नहीं, ऐसे नहीं होता ठीक है। एलिमेंट्स में नहीं करेंगे ऐसा, कम से कम भाई जोक नहीं बनानी यहाँ पे, कैंसिल वैंसिल ना हो जाए। समय रहना की तरह, पहला ही लेक्चर है, पहले लेक्चर में कैंसिल नहीं होना भैया हमको ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। पहले बात करते हैं हम हमारे हायर मेटल्स की, ठीक है। अगर तुमको बोला है मैम ने कि ये हायर मेटल का ऑक्साइड है, हायर मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? K2O N2O, ठीक है। अगर उसका ऑक्साइड है और मैंने बोला डिकम्पोजिशन मतलब क्या? गरम करूंगा मैं, बोला था ना। एक है, एक प्रोडक्ट, एक तुम्हारा रिएक्टेंट है, उसको तोड़ के दो बनाना है, मतलब क्या? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है। और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो हमको इस कैसे प्रोवाइड करनी है? हीट करके एनर्जी प्रोवाइड करनी है। वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक। हमको क्या करना है? हीट करना है भैया। मैम ने बोला कि हमने हायर मेटल्स, ये दोनों में से किसी का ऑक्साइड लिया, उसको हीट किया, मतलब मैंने K2O लिया, उसको हीट किया, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? Na, नॉट एप्लीकेबल। K2O इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, वो छोड़ेगा ही नहीं। वो हायर मेटल्स है ना, वो बहुत रिएक्टिव है,
ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं, मैंने पकड़ के रखा है भाई तेरे को K2O। तुम इसको हिट करके ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं ना भाई, मैंने पकड़ के रखा है तेरे को, जाने नहीं दूंगा कहीं पे तेरे को, नेवर, मुझे छोड़ के ना जा, सुनिए। वैसे खेल है हायर मेटल्स का। आगे आते हैं हम कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स इजी है, कार्बोनेट्स ये भी है। मैंने बोला क्या K2CO3, हाँ K2 नहीं, हाँ K2CO3 जैसे मैंने जीभ चबा ली, ठीक है K2CO3 है। वो बोलेगा ना ना गोरिये मुझे ना छोड़कर जा गोरिये, तो यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगा, तुम कितना भी हीट दो देयर विल बी नो प्रोडक्ट्स। तुम लिख के मत आ जाना K और CO2 नहीं मिलेगा, K नथिंग, नो रिएक्शन। हायर मेटल्स में नो रिएक्शन, नॉट एप्लीकेबल, Na है। उसका हाइड्रोक्साइड भी ले लो, उसमें भी Na है। तुम अगर K2KOH उसका हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, उसको भी मैं हीट करूंगा, क्या होगा, Na होगा। अरे भैया ये तो किसी को छोड़ते ही नहीं, पकड़ पकड़ के रखते हैं हायर मेटल सबको, यही सीन है हायर मेटल्स का, सबको पकड़ पकड़ के रखते हैं हम लोग, सब पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं, बहुत रिएक्टिव लोग हैं, बहुत जिद्दी लोग हैं। पर अगर मैं इसका नाइट्रेट लूंगा तो क्या रिएक्शन होगा भैया, Na होगा वापस फिर, क्योंकि ये छोड़ दे, अरे छोड़ देंगे थोड़ा सा, क्या छोड़ेंगे, अरे मैं बता रहा हूँ। अगर मैंने इनका नाइट्रेट ले लिया, अभी KNO3 लिया मैंने, ठीक है। अब KNO3 में तुम देख सकते हो ऐसा नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट क्या है, वो बहुत मस्त आदमी है। तो नाइट्रेट क्या करता है, इट रिलीजेस ऑक्सीजन, अरे रे ऑक्सीजन निकल के भाग जाता है, तुम्हारे पास बचता है नाइट्राइट उसका। मतलब मैंने अगर इसको हीट किया KNO3 हीट किया मैंने इसको, तो मेरे को मिलेगा KNO2 प्लस O2, बैलेंस कर लेना खुद से, खुद से बैलेंस करके बोल दिया, खुद ही बैलेंस कर दिया, ठीक है। KNO3 हीट करोगे KNO2 प्लस O2, तो यहाँ पे तुमको O2 मिलेगा, और क्या मिलेगा उसका, नाइट्राइट मिलेगा, नाइट्रेट का नाइट्राइट तुमको मिल जाएगा। तो हमको क्या याद रखना है, ऑक्साइड में नो रिएक्शन, कार्बोनेट में नो रिएक्शन, हाइड्रोक्साइड में नो रिएक्शन, नाइट्रेट में ऑक्सीजन मिलेगा, और जो बचा वो बचा, ऑक्सीजन मिलेगा और नाइट्राइट, जो मतलब जो बचा वो बचा वाला सीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मिड मेटल्स की बात करेंगे हम, उनके ऑक्साइड को O लिखेंगे, कार्बोनेट को C लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड को H लिखेंगे, और नाइट्राइट को N लिखेंगे, समझ जाना, ठीक है। ये ठीक है, लगा देता हूं मैं यहाँ पे ताकि तुम लोग को समझ आ जाए, ठीक है। अब इनके ऑक्सीजन को तुम हीट करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे Na है, यहाँ पे नो रिएक्शन लिख रहे हैं, पर सर्टेन केसेस है, मैंने तुमको पढ़ाया अभी हायर और लोअर ऑक्साइड्स पढ़ाए, तो अगर तुम हायर ऑक्साइड को हीट करोगे तो वो ऑक्सीजन दे देगा और लोअर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीन होता है, ठीक है। अगर मैंने कोई हायर ऑक्साइड जैसे हाई लो होता है, ऐसा हाई फाई लो, ठीक है, जैसे मेरे पास है PbO2, ओ माय गॉड, वेरी हाई ऑक्साइड, ठीक है, इसको मैंने हीट किया तो तुमको क्या मिलेगा, PbO प्लस O2 भी मिलेगा तुमको, तो हायर ऑक्साइड का लोअर ऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अब कार्बोनेट की बात करें तो क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, ऑफ कोर्स मेरे भाई, ये उतने पकड़ के नहीं रखते हैं, ये कम पकड़ के रखते हैं, ये कम पकड़ के रखते हैं। तो फिर मेरे पास अगर है वापस Al2CO3 होल थ्राइस, तो मुझे क्या मिलेगा, Al2O3 मिलेगा मुझे, प्लस क्या मिलेगा मेरे को, CO2 मिलेगा मेरे को। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे भी तुमको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, यहाँ पे भी तुमको क्या मिलेगा, O2 मिलेगा, प्लस NO2 भी मिलेगा, तुमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो ये याद रखना है, नाइट्रेट किधर भी हिट करो ऑक्सीजन इज मस्ट, उसके साथ नाइट्रेट इज आल्सो मस्ट, और उसके साथ हम क्या देख रहे हैं, ये तो गैसेस की बात हो गई, पर प्रोडक्ट में ऑलवेज तुमको उसका मेटल का ऑक्साइड भी जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास Zn का OH है, ZnOH होल ट्वाइस, तो मुझे उसका पहले ऑक्साइड लिखना है, ZnO प्लस H2O लिख देना है मुझे, हो गया काम खत्म मेरा,
H मतलब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का H2O मेरे को लिखना तो लिखना है और ऑक्साइड लिखना है, बस ऑक्साइड और गैस, रिस्पेक्टिव गैस, ऑक्साइड और रिस्पेक्टिव गैस। यहाँ पे तो सिर्फ ऑक्साइड ही है, यहाँ पे कोई रिस्पेक्टिव गैस है ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट में भी ऑक्साइड है, प्रोडक्ट में भी ऑक्साइड है, तो दोनों जगह ऑक्साइड है, तो मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी लोअर मेटल क्या है? वो बोलते छोड़ दो भाई, हमको पकड़ के ही नहीं रखना। मैं हायर मेटल का बिल्कुल ऑपोजिट, हमको पकड़ के ही नहीं रखना कुछ भी, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ले भाई, ऑक्सीजन छोड़ दिया हम, O2 गैस छोड़ दी, और ये ऑक्साइड भी नहीं बनाएंगे। अगर मैं किसी Hg को हीट करूं, HgO, तो ये क्या हो जाएगा? Hg प्लस O2 दे देगा तुमको आराम से। वो बोलेगा ले जा भाई, ऑक्सीजन नहीं चाहिए मेरे को। तुम इस पास कार्बोनेट को हीट करके तुमको O2 भी मिलेगा और तुमको CO2 भी मिलेगा। अरे वाह, ये ऑक्सीजन भी छोड़ रहे, ये ऑक्सीजन भी छोड़ रहे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन O2 प्लस H2O, और यहाँ पे भी NO2 प्लस O2। अरे भैया, और यहाँ पे क्या होगा? ये तो ऑक्साइड भी नहीं कर रहा है, यहाँ तो ऑक्साइड भी नहीं कर रहा है। कैसे दिखाता हूँ? AgNO3, यहाँ पे मैंने क्या बोला? NO3 रहेगा तो तुमको ऑक्साइड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको हीट करूंगा AgNO3 को, मेरे को क्या मिलेगा? Ag प्लस O2 प्लस NO2, बस खत्म। ये किधर भी नहीं, किसी को भी नहीं पकड़ के रखेगा। मिड मेटल्स ऑक्साइड को पकड़ के रखेंगे सिर्फ, हर बार, इसलिए प्रोडक्ट में ऑक्साइड लिख के आ जाना और रिस्पेक्टिव गैस लिख के आ जाना। यहाँ पे क्या? ऑक्सीजन हर बार लिख के आ जाना, यहाँ पे हर बार ऑक्सीजन लिख के आ जाना, रिस्पेक्टिव गैस लिख के आ जाना, और मेटल जैसे का वैसा लिख के आ जाना। यहाँ पे क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर नाइट्रेट। क्लियर है एकदम? कॉन्सेप्ट से समझ गए? एक भी रिएक्शन रटने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी जरूरत तुमको। ये है तुम्हारा फॉर्मूला, इसको लिखना है तो लिख लो एक बार, लिखना है तो लिख लो इसको एक बार। नोट्स में भी है, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं उसमें ये है, उसमें ये है पूरा, तुमको दिख जाएगा। वहाँ नोट्स में मैंने ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे जगह कम रहती है, नोट्स में मेरे को जितनी चाहिए उतनी जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए अभी समझ लो, समझ में आ रहा है ना डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसे करना है, रिएक्ट प्रोडक्ट्स कैसे गैस करना है। चलो आओ, तुमको थोड़े करतब दिखाता हूँ मैं, तुमको खुद मैं डिसाइड करके बताता हूँ, ठीक है। जब तक तुमको मैं खुद करके नहीं बताऊंगा तब तक तुमको फिल्म नहीं आने वाली, मुझे ऐसा लग रहा है। K2CO3 हम लेंगे। अरे भैया K2CO3 कहाँ ले रहे हो? हायर मेटल है, हाँ उसका कार्बोनेट है, हायर मेटल का कार्बोनेट है, नाइट्रेट नहीं है, तो क्या होगा? नो रिएक्शन। उसको मैं कितना भी हीट दूं देयर विल बी नो रिएक्शन। फैंटास्टिक, आगे बढ़ेंगे। CuOH होल्ड ट्वाइस। Cu कहाँ आता है? वो आता है मिड मेटल है। तो मिड मेटल का मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन को चिपक के रहेगा और क्या छोड़ देगा? H2O छोड़ देगा। हो गया रिएक्शन, सिंपल एज दैट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो चलो भैया तुमको और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देंगे तुमको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या देंगे तुमको? हाँ क्या देना? हाँ कॉम्प्लेक्स AlOH बोलता है इसका डिकम्पोजिशन लिखो। Al क्या है? मिड मेटल है, तो इसका ऑक्साइड तो लिखना पड़ेगा। इसका ऑक्साइड क्या आता है? Al2O3 लिखता है। और हमको क्या बोला है? हाइड्रोक्साइड है, रिस्पेक्टिव गैस कौन सी? H2O। हो गया भैया। बैलेंसिंग का खुद देख लेना, बैलेंसिंग खुद कर सकते हो, इतना मेरे को तुम पे भरोसा है, इतना मेरे को तुम पे भरोसा है। पर बैलेंसिंग नहीं होती है तो रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का लेसन में लेके आ जाऊंगा। जब तुमको जब मैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तुमको बैलेंसिंग भी अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं, और उसका हिट एंड ट्रायल मेथड से भी अच्छा मेथड है जो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ। 4-5 रिएक्शंस हो गए, एक और रिएक्शन करना है, एक और रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। एक और रिएक्शन कर लेंगे, एक और कौन सा अच्छा रिएक्शन होगा? HgNO3। अरे वाह भैया, ये क्या कर रहे हो? HgNO3 लोअर है, मतलब क्या? कुछ नहीं रखेगा अपने पास, तो उसको ऐसे का ऐसा लिख देंगे। प्लस क्या बोला था? रिस्पेक्टिव O2 लिख के आ जाना जब भी लोअर मेटल दिखे, और रिस्पेक्टिव गैस कौन सी होगी? इसकी NO2 होगी। हो गया भाई तुम्हारा रिएक्शन, इसको बस बैलेंस कर दो, हो गया तुम्हारा रिएक्शन। हर रिएक्शन का ऐसे तुम गेस कर पाओगे। ये है मेरे लेक्चर्स का, इस लेक्चर का एम, समझ गए? अरे वाह, सही बात है, सही बात है, समझ गए कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। 2 टाइप, अभी एक और होता है डिसोसिएशन रिएक्शन।
डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन मतलब क्या भैया? डिसोसिएशन मतलब रिएक्शन पे ऐसा वाला एरो होता है। नॉर्मल रिएक्शन में तुम ऐसा एरो बनाते हो, ये ऐसा होता है। ऐसा मतलब रिवर्स हो सकता है। ये रिएक्शन जो है रिवर्स हो सकता है। जैसे Fe+H2O का रिएक्शन, Fe+H2O बैलेंस करके दो तुमको, ठीक है बैलेंस करके देते हैं तुमको। ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनता है? Fe3C Fe2O3 Fe2O3 हाँ Fe2O3 बनता है यहाँ पे, प्लस H2O निकलता है यहाँ पे। अरे भैया ये क्या होगा? प्लस H2O बनता है यहाँ पे, H2 बनता है यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस 4H2, यहाँ पे 4H2। सिंपल बात। भाई मैं 4 टेट्रा ऑक्साइड है क्या? अच्छा टेट्रा ऑक्साइड है, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड। ठीक है, ये डिसोसिएशन रिएक्शन है। तुम इसको इसमें बना सकते हो, इसको भी इसमें बना सकते हो। हमने देखा था चेंज में क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है केमिकल चेंज। पर मैंने बोला था कुछ चेंज परमानेंट नहीं होते हैं, तो वो इसका रिएक्शन है डिसोसिएशन का। और डिकम्पोजिशन परमानेंट होता है, उसको तुम रिवर्स नहीं कर सकते कि सॉरी भैया गलती हो गई, हमने गलती से तुमको डिकम्पोज कर दिया, वापस आ जाओ। हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होता। रिया वापस नहीं, रिया की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी लड़की का नाम रिया है जो वीडियो दिख रही है, मेरी सॉरी, एक्चुअली नॉट, ठीक है सॉरी। नहीं ज्यादा मस्तीखोरी नहीं करेंगे, थोड़ी मस्तीखोरी चलती है, ठीक है। प्रिया बोलेंगे, प्रिया सिंपल नेम। आजकल रखते भी नहीं कोई नाम प्रिया, जिसका होगा भी तो भी ठीक है सॉरी। कि प्रिया वापस आ जाओ, दिस डिकम्पोजिशन डिसोसिएशन फील आ गई। प्रिया प्रिया से फील आ गई तुमको डिसोसिएशन की, हाँ ठीक है सही बात है। अभी पढ़ेंगे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ठीक आ जाते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे इजी होता है, इसके लिए एक बार तुमको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है और कुछ नहीं करना है तुमको। तुमको कोई भी रिएक्शन देगा तुम्हारा मास्टर, तुम्हारा टीचर बोलेगा ZnO2 नहीं ZnO बराबर, हाँ ZnO प्लस उसमें पानी मिला के दिखा, अब पानी नहीं, ZnO में तुम मेरे को कैसे डिस्प्लेस होगा? ZnO की नहीं बात करते, हम बात करेंगे मेटल्स की बात करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं H2O होता है तुम्हारा, उसमें मैंने Zn डाला, तुमको क्या मिलेगा? अब इसका रिएक्शन को गेस करना बहुत सिंपल है। रिएक्टिविटी सीरीज लिख दो, रफ कॉलम बना के लिख दो। अब तुमको देखना है Zn किधर है और H किधर है, ऑक्सीजन की ऐसी की तैसी। जो तुम्हारा नेगेटिव आयन है उसको देखना भी नहीं है, जो तुम्हारा नेगेटिव आयन है वो बस अदला बदली करने को है। देखो नेगेटिव आयन B यहाँ पे है, B यहाँ पे, अदला बदली करने को है सिर्फ तुम्हारा AC+, ठीक है। यहाँ पे Zn अकेला है, यहाँ पे C का काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा? ZnO वो बोलेगा कि ऑक्सीजन मेरे को दे दे, ऑक्सीजन छीन लेगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर है। देखो हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ पे है, Zn ऊपर है हाइड्रोजन से, तो जो ऊपर है नेगेटिव आयन वो लेके जाएगा। जो पॉजिटिव आयन ऊपर है, जो ऐसा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा रहेगा ना तुम्हारा स्कूल में ऐसा हट्टा हट्टा नेगेटिव आयन उसके पास जाते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ लड़कियां नेगेटिव आयन है, नेगेटिव मतलब ठीक है। जिनको समझना था वो समझ गए, जिसको नहीं समझना था वो नहीं समझा, ठीक है। सिंपल मैं समझा रहा हूँ कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी सीरीज से देख लेना कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा नेगेटिव आयन उसका, इट इज सिंपल एज दैट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जब भी हम कोई मेटल का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, तो हमको क्या मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है। क्यों? क्योंकि सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होता है। हमने देखा था सारे हाइड्रोजन में पॉजिटिव आयन कौन सा होता है? H पॉजिटिव होता है। और एसिड में होता है H पॉजिटिव, बिल्कुल होता है। डेफिनेशन याद करो उसकी, डेफिनेशन याद करो, ठीक है। अब आते हैं हम Al पे। Al पे मैंने बोला कौन सा एसिड? H2O H2CO3। अरे वाह मजा आ जाएगा। चलो चलो, नेगेटिव आयन कौन सा है इधर? CO3 नेगेटिव आयन है। बड़ा कौन सा पॉजिटिव है? Al पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वो ऑफ कोर्स H से बड़ा होगा, ये H से नीचे वाले की छोड़ देंगे। जो मोस्टली तुम्हारे मेटल्स है, जो ऐसा जिनका रिएक्शन आएगा वो क्या है? तुम्हारे हाइड्रोजन के ऊपर है, वो मोस्टली हाइड्रोजन के ऊपर है। तो H2 तो Al क्या बोलेगा भाई? CO3 मेरे को दे दे भाई, तो ये क्या हो जाएगा? Al2CO3 होल थ्राइस प्लस 3 मत देखो मेरा, H2 आ जाएगा तुम्हारे पास। वेरी नाइस, वेरी फैंटास्टिक।
बैलेंस करना है, नहीं करना, मेरे को नहीं करना, तुम करोगे बैलेंस, बैलेंस खुद करो। बैलेंस करने में मुझे आलस आता है, सिंपल सही बता रहा हूँ मैं, बैलेंस करने में आदत आता है, आलस आता है। तुमको मैं फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग सिखाने वाला हूँ, मेरे को वहाँ पे जितनी बैलेंसिंग यूज करनी हो तो नहीं करूँगा, यहाँ पे मेरे को कुछ बैलेंसिंग यूज करनी है। एक और एग्जांपल लेंगे, मेरे पास है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैंने उसको बोला कि अरे भाई मैं इसमें डालता हूँ थोड़ा सा Fe डाल देता हूँ मैं इसमें, तो क्या होगा, चेक करेंगे पहले, Mg यहाँ है, F यहाँ है, नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, बड़े वाले के पास, क्या वो पहले ही बड़े वाले के पास है तो रिएक्शन होगा, अरे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव जो आयन है तुम्हारा वो किसके पास है, बड़े वाले के पास है, उसको कहाँ रहना है, बड़े वाले के पास रहना है, सिंपल बात है। तो जो बड़ा है उसके पास ऑलरेडी है तो रिएक्शन क्यों होगा। पर अगर मैं बोलूं मेरे पास है FeO, नहीं Fe नहीं, O नहीं लेंगे, O बहुत, FeCl2 प्लस अगर मैं Mg करूं तो अभी Mg ऊपर हो गया, Mg ऊपर हो गया तो Cl2 बोलेगा मैं चली देखो क्या की गानी, और वो चले जाएगा Fe से दूर Mg के पास, ठीक है, समझ गए भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अरे बिल्कुल समझ गए। अब मैंने क्या बोला था तुमको, तुम कोई भी मेटल लोगे और उसका कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, झूठ कहा था मैंने तुमसे, झूठ नहीं कहा था, बस मैंने एक एक्सेप्शन ऐड करना भूल गया था मैं, एक एक्सेप्शन है तुम्हारा, बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, वो है तुम्हारा HNO3। क्यों भैया, HNO3 भी तो एसिड है, तो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो तुमको मिलना आइडियली तुमको हाइड्रोजन गैस मिलना चाहिए। जैसे अगर मैंने लिया Na प्लस HNO3, मैंने अगर रिएक्शन करवाने की कोशिश की तो मैं रिएक्शन करवा दूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करवाऊंगा, रिएक्शन करवा दूंगा। इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, NaNO3 प्लस H2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है तुम्हारा, ये बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओ माय गॉड, प्लॉट में ट्विस्टर आ गया, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तुम्हारा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग क्या होती है हम लोग बाद में देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग, हाँ ठीक है बराबर, स्पेलिंग गलत होगी माफ कर देना। तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन ऐड करेगा और H2O हो जाएगा। अरे भैया हाइड्रोजन गैस ही नहीं मिली, तो मैंने बोला था कि हाइड्रोजन गैस मिलेगी मेटल्स प्लस एसिड, बट एक एसिड नहीं लेना है, कौन सा, HNO3 नहीं लेना, कौन सा, नाइट्रिक एसिड नहीं लेना है, बाकी कोई भी एसिड का तुम रिएक्शन करवा दो हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अरे 2 चुटकी में खत्म हो गया भैया, ये क्या इजी चीज पढ़ा रहे हो, कुछ टफ पढ़ा भाई, टफ चीज तेरे को आ जा भाई, तेरे को आ जा, तेरे को टफ पढ़ा तो मैं आ जा, तेरे को टफ पढ़ाएंगे, टफ पढ़ना है तेरे को, हैं टफ पढ़ना है, टफ चीज खत्म हो गई है, चैप्टर का टफ पार्ट खत्म हो गया, मैं सच बता रहा हूँ, अभी से चैप्टर हो जाता है इजी। हम आते हैं क्योंकि डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन पे, यहाँ पे कोई रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, डबल डीकंपोजिशन। यहाँ पे क्या होता है, AB प्लस CD गिव्स AC प्लस BD, हो गया बस। तो तुमको कोई भी रिएक्शन दे दे, आयन की अदला बदली करके आ जाओ, B इसको दे दो D इसको दे दो, हो गया तुम्हारा रिएक्शन का प्रोडक्ट गैस। और क्या गैस करना रहता तुमको, अरे भाई इतना सिंपल तुमको काम दिया था, वो भी तुमसे होता नहीं क्योंकि तुम्हारे सिर में दिमाग नहीं है। वाह वाह वाह, खूब कह के गए हैं एक ग्रेट आदमी। कौन है वो ग्रेट आदमी, आई थिंक यू कैन ऑलरेडी गेस। ठीक है, आ जाते हैं डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं 2 टाइप के, और इतने लंबे लंबे एरोज आए भाई, ये क्या होता है। पूरा व्हाइट बोर्ड मेरा एरोज में ही चला गया। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, जिसमें
प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। इट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, सही बात है, ये सबने पढ़ा है। अब सॉल्ट किसी ने कभी क्वेश्चन किया है सॉल्ट क्या होती है? ठीक है, हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बेस प्लस एसिड्स गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर ओनली। ये भी याद रखना है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली। थोड़ी देर के लिए हाँ, बेस प्लस एसिड में तुमको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा अगर तुम एक बेस और एक एसिड का रिएक्शन कराओगे। ठीक है, पहले बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बेस एसिड नहीं होता है। इट इज मोस्टली अ रिएक्शन बिटवीन टू बेसेस। मोस्टली रिएक्शन बिटवीन जब टू बेसेस होंगे यहाँ पे होगा। बाकी सब न्यूट्रलाइजेशन में तुम लोग कंसीडर ऑलमोस्ट कर सकते हो। पर ऐसा भी होता है कि कभी कभी रिएक्शन दोनों में ही ना कंसीडर हो, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है सही में होता है, मजाक नहीं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक बार देख लेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक बार देख लेंगे कैसे होता है। एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सबसे ऐसा बताता हूँ मैं, मस्त रहता है। PbNO3 होता है तुम्हारा, उसमें तुम ऐड करोगे तुम्हारा Na2SO3 Na2SO4 Na2SO4। अब मुझे इसके प्रोडक्ट्स गैस करने हैं। मुझे बोला है कि भैया रिएक्शन को कंप्लीट करिए। मैं क्या देखता हूँ? दो बेसेस हैं। जब भी मैंने बोला बेसेस नहीं है क्योंकि इधर NO3 है, और अगर पॉजिटिव दोनों मेटल्स के मेरे को अगर दिखे, दोनों कंपाउंड अगर मेटल के कंपाउंड हो, इफ बोथ आर मेटल कंपाउंड्स, देन वी से कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होने वाला है ऑलमोस्ट। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? आयंस की अदला बदली। तो PbSO4 हो जाएगा, इसका आयन उधर हो जाएगा और इसका आयन इधर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? NaNO3। सही बात है। अरे भाई मैंने क्या लिख दिया? बैलेंस बैलेंस। तो मैंने क्या किया? बस आयंस की अदला बदली कर डाली और मेरा रिएक्शन हो गया। और ये क्या है? तुम्हारा प्रेसिपिटेट है। अब तुमको प्रेसिपिटेट भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसका कलर याद करना पड़ेगा। कलर का कुछ नहीं कर सकता, पर तुमको प्रेसिपिटेट्स कौन से उसकी वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुमको बता दूंगा कि कौन से कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होते हैं और कौन से सॉल्युबल होते हैं, वो भी मैं तुमको बताने वाला हूँ। अरे भाई क्या बात कर रहे हो सर, आप तो सभी बता दोगे हमको, सभी चीज तो आप रटाने नहीं वाले हो, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने आज तक बिना रटे केमिस्ट्री पढ़ी नहीं थी सर। आज किस सर भी नहीं, भैया बोला यार सर, मेरे को पता नहीं, फ्लो में सर निकल रहा है। ठीक है, कोई ना, आदत हो जाएगी भैया भैया करने की, खुद को ही भैया बोल रहा हूँ। तुम तो बोल भी नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूँ। अभी तुम हो नहीं तो मेरे को गेस करना पड़ेगा ना तुम हो। आई हैव टू इमेजिन यू आर देयर। तुम मेरी इमेजिनेशन का एक पार्ट होकर, ठीक है। ज्यादा मोनोलॉग में नहीं जाएंगे, ठीक है। एसिड प्लस बेस, मजा आ रहा है लेक्चर में? मजा आ रहा होगा तो फिर लाइक कर दो, और तुम्हारे और कोई दोस्त होंगे नाइट चैनल में, उनको भी शेयर कर दो यार वीडियो। ऐसा नहीं होता। बेस प्लस वाटर। अब मैंने बताया तुमको एसिड कैसे गेस करना है, बेस कैसे गेस करना है। एसिड का एग्जांपल लेंगे H2CO3। एसिड है क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव है और O या फिर OH नेगेटिव नहीं है, तो हम इसको एसिड बोलते हैं। बेस की क्या पहचान होती है? चलो NaOH। पॉजिटिव में H नहीं है, अरे वाह वेरी गुड, पर OHO है, अरे हाँ वेरी गुड। तो ये एसिड है, ये बेस है, इनका रिएक्शन हम करवाएंगे, ठीक है। H2CO3 प्लस NaOH। मैंने क्या बोला? डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन में अदला बदली कर जाओ, तो ये इधर जाएगा, अदला बदली करके आ जाओ। पर यहाँ पे हमने क्या लिखा है? वाटर फॉर्मेशन होगा, तो वाटर तो लिख के आ जाना H2O, और जो बाकी बचा वो लिख लो। क्या बचा है? H2O H गया, NaCO3 बचा, और ये Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3। इसको बैलेंस नहीं किया मैंने, बैलेंस करना पड़ेगा मेरे को, पर बैलेंस मेरे को करने का मूड नहीं है, इसलिए इसको ऐसे करना। स्केलेटल इक्वेशन है, इसको समझते हैं। हमने एक एसिड लिया और एक बेस लिया, जैसा ओ माय गॉड एसिड और एक बेस लिया और उसका हमने रिएक्शन करा, तो क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर दिख रहा है, तो क्या ये सॉल्ट है? हाँ सर, ये तो क्या ये सॉल्ट है? हाँ भैया सॉल्ट होनी चाहिए जिस हिसाब से हमारा रिएक्शन है। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है? इसमें ना पॉजिटिव में H है और ना ही नेगेटिव में O या फिर OH है। इसका मतलब क्या ये इसके बीच में है, एसिड और बेस के? मतलब इसमें क्या होगा? पॉजिटिव आयंस
other than H, other H, and negative ions other than OH or O, other than O and OH. हो गया भाई तुम्हारा सॉल्ट का डेफिनेशन यहाँ पे फॉर्म। जहां पर भी H पॉजिटिव में ना हो और O या फिर OH नेगेटिव में ना हो उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट बहुत वास्ट कैटेगरी हो जाती है तुम्हारी बहुत वास्ट कैटेगरी हो जाती है। जैसे तुमको बताया मैंने सारे बेसिस क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, और एसिड्स क्या होते हैं, और हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। पर ये बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई भैया तुम्हारी, है कि नहीं? बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई, बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई। तुमने समझा सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट बाय डेफिनेशन क्या होता है, तुमको देखना है पॉजिटिव आयंस H के अंदर है, यह H है पॉजिटिव में नहीं है, तो यहाँ पे O या फिर OH है नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्ट है। तो भी समझा तुमको एसिड कैसे आइडेंटिफाई करना है, बेस कैसे आइडेंटिफाई करना है, और सॉल्ट भी कैसे आइडेंटिफाई करनी है। एक लेक्चर में तुमको समझा दिया मैंने। एसिड सॉल्ट्स एंड बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है 10th क्लास में, इसलिए अभी मैं तुमको सिखा दिया पूरा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन सिखा दिया मैंने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इजी था। ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं थोड़ी सी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत इजी चीज़ होती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है अभी बता दो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जैसे ZnO हो गया तुम्हारा भैया, तुम्हारा क्या हो गया, ZnO हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ये क्या करता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तब इट एक्ट्स एज बोथ एसिड एंड बेस। इट एक्ट्स, अभी हमको पता है, जितना हमको पता है उसके हिसाब से ये क्या है, बेस है। जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से बेस है। इसमें मैंने एसिड ऐड कर दिया, सबसे इजी एसिड HCl ऐड कर दिया मैंने, 2HCl। यहाँ पे मेरे पास रिएक्शन है आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी सारे रिएक्शन में सिर्फ स्केलेटल में लिखता हूँ क्योंकि मेरे को रिएक्शन पता नहीं होता। तो ZnCl2 बन जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। सही बात है, रिएक्शन समझने में तो दिक्कत हो सकती है, 2 है 2 है ठीक। पर अब मैं इसमें बेस डालता हूँ ZnO प्लस NaOH, फिर भी इसमें सॉल्ट एंड वाटर बनेगा तुम्हारा। ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, दिस इज क्रेजी सॉर्सरी। तो इसका मतलब क्या, ये बोथ एसिड एंड बेस जैसा एक्ट कर रहा है। पर इसका मतलब क्या है, दोनों एसिड और बेस है नहीं, ऐसा लिख के मत आना भाई। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे बोथ एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, मत पूरा लिख के आओ। क्या, इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख के आओ, ये मत लिखो कि दे एक्ट एज बोथ एसिड्स एंड बेस इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये बेस है, हमको पता है भैया। ये भी सॉल्ट है, सॉल्ट है, कैसे सॉल्ट है ये, नेगेटिव क्या है यहाँ पे, ZnO2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में H है नहीं है, यहाँ पे OOH है नहीं है, तो मतलब सॉल्ट है। यहाँ पे भी तुमको पता ही है, कर लेना सॉल्ट। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्लियर है। 4-5 रिएक्शन होंगे तुम्हारे ग्रुप में, देख लेना कौन से रिएक्शन। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल देख लेना एक बार, क्योंकि सबकी बुक में अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं कोई भी रिएक्शन का नाम नहीं दूंगा। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक रिएक्शंस में नहीं बताऊंगा, रखवाऊंगा। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझने के लिए तुमको ना एक बहुत मस्त चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, वो तुम एक बार समझ गए, तुम्हारा प्रेसिपिटेशन एकदम खत्म हो जाएगा, खल्ला हो जाएगा, तुमको प्रेसिपिटेशन चमक जाएगा। ठीक है, आ जाओ भैया बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। ठीक है, अभी तुमको दिख रहा होगा एक अजीब सा मैंने टेबल बना के रखा है बोर्ड पे। तुमको आवाज़ आ रही होगी, मैं दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मेरे को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, इसलिए मैं बैठ गया हूँ थोड़ी देर के लिए। आवाज़ सुनो तुमको क्या लगा मैं बैठ गया? अरे टीचर लोग बैठ नहीं सकते, पढ़ाने वाले बैठ नहीं सकते। ठीक है, पढ़ाने वाले बैठ नहीं सकते आजकल। आज मुझे पता चल रहा है टीचर का दर्द कितना होता है, खड़ा रहना पड़ता है 1-1, 2-2 घंटा पूरा दिन। अभी तो मैं 1 ही घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पैर दुख के आ गए हैं। माय रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स आउट देयर। ये वीडियो किसी भी टीचर को डीमीन करने के लिए नहीं है कि टीचर्स तुम लोग पढ़ा नहीं सकते इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर माय ओन सेक, क्योंकि मैं रिवीजन के लिए वीडियोस बनाता हूँ और मैं सोचा कि जो मेरा तरीका है लर्निंग का वो शायद बहुत लोग उसको हेल्पफुल समझे, इसलिए मैं बस शेयर कर रहा हूँ। बट टीचर्स, आई गिव मैड रिस्पेक्ट टू ऑल टीचर्स आउट देयर, एवरी टीचर हु टीचर्स
एनीवेयर, फर्स्ट स्टैंडर्ड हो, सेकंड स्टैंडर्ड हो, थर्ड, नाइन्थ हो, कॉलेज टीचर्स, कोई टीचर्स हो, किसी भी स्कूल के टीचर्स हो, किसी भी सेक्शन के टीचर हो, दे डू ए फैबुलस जॉब। ठीक है, आते हैं अभी सॉल्युबल क्या होता है, इनसॉल्युबल क्या होता है। अब जितने भी Na कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी K कंपाउंड्स होते हैं, कितने जितने भी NH4 कंपाउंड्स होते हैं, सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। अरे भैया ये क्या लिख दिया तुमने, हमको समझ ही नहीं आता, तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी खराब है। NaKNH4 अभी समझा? हाँ ले, तेरे लिए बड़ा बड़ा। तो इनके जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे सॉल्युबल होंगे। N2O सॉल्युबल, NaOH सॉल्युबल, NaOH तो ऑलरेडी पानी में मिला हुआ है, K2O सॉल्युबल, NH4OH ट्वाइस सॉल्युबल, सब सॉल्युबल होता है। इनका कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल होता है। और क्या सॉल्युबल होता है? सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। नाइट्रेट क्या होता है? NO3-। तो जितने भी कंपाउंड में नाइट्रेट होता है सारे सॉल्युबल होते हैं। अरे वाह, ये तो इजी बता दिया भैया आपने। सारे सारे नाइट्रेट सॉल्युबल, मतलब नाइट्रेट का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो किसी भी प्रेसिपिटेट में क्या बोल रहे हो आप, नाइट्रेट नहीं है? कॉपर नहीं, सही में चेक कर लो। AgNO, कोई भी अगर प्रेसिपिटेट में नाइट्रेट है तो मेरा नाम बदल देना। किसी भी प्रेसिपिटेट में नाइट्रेट नहीं होगा, क्योंकि सारे नाइट्रेट जो है सॉल्युबल होते हैं भैया, सॉल्युबल होते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे? क्लोराइड पे। सारे के सारे क्लोराइड, सारे तो नहीं कहेंगे बट ऑलमोस्ट ऑल क्लोराइड्स। अभी इसमें आ जाता है एक्सेप्शन। केमिस्ट्री का सबसे सुना होगा तुमने, केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। तो AgCl आता है तुम्हारा सबसे पहले एक्सेप्शन, HgCl आता है तुम्हारा, और सबसे ज्यादा जिसको मस्ती होती है वो होता है PbCl2। अब PbCl2 जो है वो भी समटाइम्स सॉल्युबल हो जाता है। जब तुम उसको हॉट वाटर में अगर मिक्स करोगे तो वो सॉल्युबल है, वरना वो सॉल्युबल नहीं है। तो इन तीनों को छोड़ के जितने भी क्लोराइड्स हैं उनको मस्ती नहीं होती है, वो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सॉल्युबल होते हैं। पर ये जो है ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। जो बाकी के होते हैं उनको मस्ती नहीं होती है, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ। आगे बात करेंगे सल्फेट्स। ओह सल्फेट्स मतलब HO4-। मैं माइनस लिख रहा हूँ, मैं उसका वैलेंसी नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव आयन। तुम बोलोगे अरे ऐसा नहीं होता रे भैया, ये होता है 2 होता है, यहाँ पे 1 होता है, लिखा करो भैया, हमको समझ नहीं आता, हम गवार नहीं है। तुम बहुत पढ़े लिखे बच्चे हो। माइनस मतलब चार्ज, नॉट कितना चार्ज। अब यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन होता है सल्फेट्स में। क्या एक्सेप्शन है भैया? अभी यहाँ पे देख लो, CaSO4 ये तुम्हारा एक प्रेसिपिटेट होता है, BaSO4 तुम्हारा प्रेसिपिटेट होता है। देखो जहाँ पर जितने भी मैं इनसॉल्युबल में लिखूंगा उसमें सारे प्रेसिपिटेट होंगे, वो सारे प्रेसिपिटेट के नाम होंगे, PbSO4 सारे है भैया। अरे भाई सही में, अरे Sr और स्ट्रॉन्टियम, SrSO4 स्ट्रॉन्टियम होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है सॉल्युबिलिटी चार्ट। इसके आगे स्टार्ट होता है सबसे इजी पार्ट, ऑल कार्बोनेट्स, CO3-। सारे इनसॉल्युबल होते हैं भैया, सारे कार्बोनेट्स। और फिर क्या, ऑल फॉस्फेट्स भी, PO4-। चार्ज लिखा होगा, बैलेंस भी लिख रहा होगा फॉर द लास्ट टाइम। सल्फाइड्स, सारे सारे सल्फाइड, सारे के सारे हाइड्रोक्साइड, अरे भैया, और सारे के सारे ऑक्साइड्स, ये सारे होते हैं इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। तो ये सारे क्या हो जाएंगे जितने भी होंगे? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, यस। तो भाई तुमको प्रेसिपिटेट कैसे गेस करना है, तुमको पता चल गया कि प्रेसिपिटेट कौन सा होगा, डाउनवर्ड एरो कहाँ पे लगाने का है। अगर तुमको ये कंपाउंड्स कहीं पे दिखे तो तुमको बस एक डाउनवर्ड एरो लगा देना है उनके सामने, ये दिखे मतलब सॉल्युबल है। अरे वाह, समझ गए टेक्निक, समझ गए। सल्फेट इन चारों को छोड़ के, क्लोराइड इन तीनों को छोड़ के, सारे नाइट्रेट और इनके सारे कंपाउंड। अगर मैं ले लूं, पर अगर कुछ लोग बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, उसका क्या करना है? सोडियम कार्बोनेट का इजी है। सोडियम है, Na है, सॉल्युबल है। सोडियम सल्फाइड सॉल्युबल है, पोटेशियम सल्फाइड सॉल्युबल है, इसका हाइड्रोक्साइड भी सॉल्युबल है। तो इनके सारे कंपाउंड सॉल्युबल होंगे, ये वाले भी। पर जो बाकी वाले एलिमेंट्स हैं उनके ये सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी चार्ट समझ गए। इससे हमको क्या समझ में आ गया है, प्रेसिपिटेट क्या है और क्या नहीं है। अभी तुमको एक और क्वेश्चन पूछा था गिव रीजन में, कि जो वाटर बॉडीज है उनमें क्लोराइड, सल्फाइड्स और नाइट्राइट्स क्यों होते हैं? क्यों होते हैं क्लोराइड, सल्फाइड और नाइट्रेट्स?
इजी क्वेश्चन है क्योंकि वो सॉल्युबल होते हैं, रॉक्स में फाउंड होते हैं। जब बारिश आता है तो रॉक्स से जितने भी नाइट्रेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं, सल्फेट होते हैं, वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, पर जो बाकी के कार्बोनेट्स होते हैं रॉक्स में वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते। ये सब जो है वो रॉक से सॉल्युबल नहीं कर पाते, इसलिए जो रिवर वाटर होता है उसमें ये तीनों चीजें होती है। समझ गए? रिवर वाटर में सब तीनों चीजें क्यों होती है? अरे वाह। तो इसी के साथ मैं क्या करता हूं, मैं अरे आगे 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 आगे, हाँ नहीं थोड़ा पीछे, हाँ। अब एक और लास्ट चीज बाकी है, एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स। अरे ये बहुत अभी मस्ती खोर वाली चीज है, ये बहुत ही ज्यादा मस्ती चीज है मस्त चीज है, मस्त मस्त चीज। समझ गए? एक बात तो समझ गए तो फिर मस्त चीज है, समझ गए तो मस्त चीज है, नहीं समझे तो भी फिर भी मस्त चीज है। लेक्चर अगर बोरिंग लग रहा, अरे यार बोरिंग लग रहा होगा तो फिर समझ लेना, क्योंकि ये मैं लेक्चर तीसरी बार रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लास्ट एंड फाइनल टेक है लेक्चर का, इसलिए मेरे को बोरिंग लग रहा है क्योंकि मैं तीसरी बार यही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। पर अगर तुमको लग रहा है कि लेक्चर एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है तो प्लीज प्लीज कमेंट की, भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हो भैया, और लेक्चर लेके आ जाओ, ठीक है? अभी काम चला लो, ठीक है? बोरिंग, थोड़ा बोरिंग, क्योंकि मेरे को भी बोर हो गया चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए मैं शायद ऐसे कुछ चीज़ें बता दूँ तुमको पता ना हो और तुमको उसका फील ना आए अच्छे से। अगर तुमको किसी कॉन्सेप्ट का फील नहीं आया मुझे बता देना, मैं उसको वापस रिकवर कर दूंगा, वो चैप्टर को, वो कॉन्सेप्ट को, या फिर किसी चीज़ को, हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? अभी हमको एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड समझने से पहले हमको एक चीज़ समझनी है, H2CO3, एंड मैं हर बार H2CO3 लेता हूँ पर अभी H2CO3 का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ये क्या होते हैं? तुम्हारे दो एसिड्स होते हैं, हाँ भैया दो एसिड्स है, ये कौन से? कार्बोनिक एसिड और सल्फ व्हाटएवर एसिड व्हाटएवर एसिड, सल्फ व्हाटएवर एसिड, ठीक है? नाम याद कर लो, नाम में क्या रखा है, नाम तो फॉर्मूला में है। ये जब भी फॉर्म होते हैं किसी भी रिएक्शन के बाद, जब भी ये फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स, तो जब भी ये फॉर्म होते हैं इनमें होता है बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिवनेस, बहुत अनस्टेबल होते हैं, बहुत अनस्टेबल, ठीक है? बहुत अनस्टेबल होते हैं और डीकंपोज हो जाते हैं। तो डीकंपोज करके तुमको क्या मिलेगा? इसका H2O प्लस CO2, और इसको डीकंपोज करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा? H2O एंड SO2 मिलेगा, H2O एंड SO2 सॉरी। तो ये इंस्टेंटली डीकंपोज हो जाएंगे और तुमको ये दोनों चीजें मिलेंगी। तो जब भी तुमको प्रोडक्ट साइड पे H2CO3 या फिर H2SO3 दिखे, तुमको उनको ब्रेक डाउन करके ये लिख देना है, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका एग्जांपल क्या होगा, ठीक है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोस्टली देखने को मिलता है, जैसे हमारे पास है CaCO3, मैंने उसको बोला HCl में डूब जा भाई, तो अभी हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे? बेस है? नहीं, एसिड है, हाँ एसिड है पर बेस नहीं है, तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा नहीं, क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करते हैं। चलो, क्या CH के ऊपर है, बराबर है, तो Ca डिस्प्लेस करेगा, CaCl लेके जाएगा, CaCl2 होता है, HCO3 हो जाएगा, H2CO3 हो जाएगा। और अभी मैंने क्या बोला? H2CO3 जहाँ पर भी देखिए उसको डिकम्पोज करके आ जाना, तो हम क्या लिखेंगे? पूरा रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन कैसे होगा? CaCO3 plus 2HCl will give me what? CaCl2 plus what? H2O and CO2। अभी कोई भी रिएक्शन तुम्हारे, तुम आ जाओ, कोई भी रिएक्शन लेके आ जाओ, जितने भी मैंने आज फॉर्मूला तुमको बताया है, जितने भी मैंने तुमको चीज़ आज सिखाया है, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट आज तुमको सिखाया है, अगर तुम्हारे वो सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में हो तो तुम लोग क्या कर सकते हो? कोई भी रिएक्शन का प्रोडक्ट इंस्टेंटेनियसली गेस कर सकते हो, उसके बाद सिर्फ बैलेंस आउट करने की बाकी रहती है, ठीक है? इसी के साथ मैं चैप्टर नहीं खत्म कर सकता अब बोलोगे भाई अब क्या बाकी है? डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो खत्म हो गया, पर तुम्हारे बुक में एक और बहुत चीज है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन ऑफ हीट ऑन कंपाउंड्स, एनर्जी चेंजेस। अभी ये एनर्जी चेंजेस जो मैंने स्टार्ट में पढ़ाए थे उनका वापस एंट्री होने वाला है मेरी लाइफ में, और तुम्हारी और मेरी लाइफ और दुखद करने वाला है, बट ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ी चीजें समझेंगे। अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? रिलीजेस हीट और लाइट एनर्जी,
और एंडोथर्मिक क्या होता है, अब्जॉर्ब हीट एनर्जी। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है उसमें हीट भी रिलीज हो सकता है एनर्जी में, या फिर लाइट भी रिलीज हो सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिर्फ हीट अब्सॉर्ब होगा, लाइट अब्सॉर्ब नहीं होगा, लाइट अब्सॉर्ब नहीं होगा। और हर बार याद रखनी है एनर्जी है वो कंजर्व होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबको पता होगी होपफुली। कंजर्वेशन मतलब जितना इन प्रोडक्ट्स, जितना एनर्जी यूनिवर्स में है उतना एनर्जी जो है, देयर इज नॉट बीइंग क्रिएटेड एनर्जी, देयर इज नो बीइंग डिस्ट्रॉयड एनर्जी। एनर्जी जितना है उतना ही रहेगा एक रिएक्शन के बाद। पॉइंट्स नोट बोलते हैं, 4-5 पॉइंट्स नोट है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो ऑलवेज इनपुट और रिलीज ऑफ एनर्जी लिखेंगे। स्टार्टिंग में समझाया था केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, इनपुट होगा एनर्जी का या फिर रिलीज होगा। अब रिलीज कब होगी एनर्जी बताओ मेरे को। रिलीज होती है जब बॉन्ड्स आर मेड, तो तुम्हारी एनर्जी रिलीज होती है, पढ़ाया था मैंने बहुत से। बॉन्ड एनर्जी इनपुट कब होगी, जब मेरे को बॉन्ड ब्रेक करना होगा। मोस्ट रिक्वायर इनपुट टू गेट देम स्टार्टेड। कुछ रिएक्शंस होते हैं उनको सिर्फ हीट दोगे तभी करेंगे वो रिएक्शन। एंड ऑल रिक्वायर मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। इतना सिंपल बात है। अब कुछ लाइट एनर्जी से रिलेटेड तुमको रिएक्शंस दिए गए हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट अब्सॉर्ब होता है तुम्हारा, फोटोसिंथेसिस में लाइट अब्सॉर्ब होता है, लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, तो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। मैंने बोला था लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं होती, एक्सेप्शन। फोटोसिंथेसिस एक्सेप्शन मान के चलो, तो फोटोसिंथेसिस एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, एक एक्स बोल दिया था मैंने, एक एक्सेप्शन है। तो फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें सनलाइट अब्सॉर्ब हो रही है। फिर हमको क्या आता है, डीकंपोजिशन ऑफ AgNO3 एंड AgCl। तो तुमको क्या मिलता है यहाँ पे ट्विस्ट AgNO3 एंड AgCl, इनको भी रहती है बहुत ज्यादा चिल। तुम इसको लाइट दिखाओगे कि भाई ये देख ले, इसको लाइट बोलते हैं ना बाबा, ना लाइट ना दिखाओ मुझे, मैं डीकंपोज कर जाऊंगा। लाइट दिखाओगे डीकंपोज ही हो गया भाई आदमी, पूरा का पूरा कंपाउंड। मैंने तुमको भी बताया, मैंने अभी तुमको सिखाया है। नाइट्रेट है तुम्हारे पास लोअर मेटल है, बताओ अभी फॉर रिएक्शन क्या होगा, मैंने हिंट दे दिया क्या होगा, Ag होगा प्लस O2 होगा प्लस NO2 होगा। अरे हो गया तुम्हारा रिएक्शन, अरे बिल्कुल हो गया तुम्हारा रिएक्शन। अरे यहाँ पे क्या होगा, Ag है कम रिएक्टिव है प्लस Cl2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो, इसका बैलेंसिंग खुद कर लेना, इसका बैलेंसिंग खुद कर लेना। AgNO3 होल AgNO3 ठीक है, AgNO3 होल ट्वाइस होगा एक्चुअली, नहीं नॉर्मल AgNO3 इसका 1 बैलेंस है, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे इसका 1 बैलेंस है, 1 प्लस और ये 1 माइनस, ठीक है। और कुछ होता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है तुमने जला दिया उसको, उसमें लाइट रिलीज हो रही है, बहुत बर्निंग ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट आती है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन है पर वो फिर वो ब्लाइंडिंग लाइट देखने के बाद तुम ऑब्जर्वेशन करने लायक नहीं बचोगे, ऐसा ऑब्जर्वेशन है वो, ठीक है ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन है ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट मैग्नीशियम में। पर क्या उसमें लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, नहीं रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब होकर डिकंपोज हो रही है पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। सोडियम और वाटर का रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होता है, सब पता है। लाइट की बात हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या बात होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज ऑफ बैटरी। बैटरी स्टोर करने में कुछ केमिकल एनर्जी होती है, उसको झर करते हैं और इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्सॉर्ब करके ब्रेक डाउन होता है। और फिर बाद में मैंने जो है नोट्स जो देख लेना, नोट्स देख लेना प्लीज देख लेना, उसमें मैंने सारे कलर्स लिस्ट करके दे दिए हैं, जो नॉर्मल कलर्स है और प्रेसिपिटेट्स के जो भी कलर्स हैं मैंने सारे लिस्ट करके दे दिए हैं। कलर्स ही तुमको बस याद करने हैं, बाकी सब तो मैंने यहाँ पे करवा दिया। रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने सबके फॉर्मूले तुमको बता दिए हैं। अगर तुमको एक बार रिवाइज करना है तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के मैंने क्या दिए थे, फॉर्मूले दिए थे। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड। याद है, बिल्कुल याद है। डीकंपोजिशन में क्या करना है तुमको, अगर हायर ऑक्साइड का कोई भी है उसमें Na लिखना है, नाइट्रेट को छोड़ के। नाइट्रेट में क्या होगा, ऑक्सीजन तो बिल्कुल रिलीज होगा और उसके साथ क्या रिलीज होगा, नाइट्राइट रिलीज होगा। बाकी इसके साथ कोई भी डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग बस। और फिर क्या, अगर मिड मेटल होगा तो ऑक्साइड छोड़ देगा और इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिव गैस छोड़ देगा, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव गैस प्लस ऑक्साइड छोड़ देगा, और लोअर सब छोड़ देगा।
ऑक्सीजन छोड़ेगा, मैंडेटरी ऑक्सीजन भर देना, वो सिर्फ नॉर्मल मैटर आएगा और फिर रिस्पेक्टिव गैस आएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन की बात, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ऊपर नीचे करना है, जो ज्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, दैट इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कुछ है नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और तुम्हारा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें क्या करना है, तुमको चेक करना है अगर प्रेसिपिटेशन है या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे गेस करोगे, तुमको देखना है क्या प्रोडक्ट में मेरे पास एक एसिड है, हाँ है, पर क्या दूसरा बेस है, हाँ दोनों अगर एसिड और बेस है तो मैं वाटर बना दूंगा आराम से और बाकी का सॉल्ट बन जाएगा तुम्हारा। पर अगर वो नहीं है तो बस स्विच करके आ जाना। और अगर प्रेसिपिटेट बना, मैंने कैसे बोला प्रेसिपिटेट गैस कैसे करना है, सॉल्युबिलिटी चार्ट से। सॉल्युबिलिटी चार्ट तुमको बना के दिया था, तुमने नहीं बनाया होगा चलेगा, नोट्स में है। सॉल्युबिलिटी चार्ट से गैस करके आना कौन सा प्रेसिपिटेट है। अगर प्रेसिपिटेट नहीं है तो नॉर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, पर अगर प्रेसिपिटेट है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसी के साथ हम लेसन को खत्म करते हैं। हमारा पहला लेसन जो है फाइनली रिकॉर्ड हो चुका है। एंड आई वुड ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग भैया। मेरा पहला लेक्चर है, अगर तुमको पसंद आया है और तुमको एक्चुअली मदद हुई है तो प्लीज 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 एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ICSE 9th के और भी लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ, नॉट ओनली केमिस्ट्री बट बाकी सब्जेक्ट्स भी लेके आने वाला हूँ। इसलिए अच्छे से देखते रहना, पढ़ते रहना और सिर्फ मेरे लेक्चर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। टेक्स्ट बुक पढ़ा करो, टेक्स्ट बुक पढ़ा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक पढ़ा करो। तो ठीक है भैया, मिलते हैं अगली बार अगले नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के अंदर।